हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ज्ञान सागर का 14वां पार्ट, ठीक है, पार्ट 14, और पार्ट का नाम है एक रोमांचक यात्रा, है ना। तो रोमांचक यात्रा, तो अब विषय का मतलब तो इतना मुश्किल नहीं है। एक रोमांचक यात्रा यानी एक बड़ी रोमांचक यात्रा, ठीक है, बड़ी यात्रा जिसमें उनको क्या क्या आनंद आया, क्या क्या मुश्किलें आई, वो इस यात्रा के माध्यम से नेहरू जी ने यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया है कि वो घूमने गए कभी अपने चचेरे भाइयों के साथ, और घूमते घूमते वो पहाड़ी इलाकों में कहाँ पहुँचे, और जहाँ उनको पहुँचना था वहाँ से वो वापस क्यों लौट आए। थोड़ी दूर ही हालांकि वहाँ रह गया था उनका रास्ता, लेकिन फिर भी उनको हताश लौटना पड़ा। तो देखिए, रोमांचक यात्रा तो आपकी भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है। यात्राएं सभी करते हैं। कभी हम छुट्टियों में घूमने जाते हैं, तो कभी हम देखिए बर्फीले पहाड़ों को देखना चाहते हैं। कभी हम प्रकृति का आनंद लेने के लिए हम नदी, झरने, पहाड़ ये भी देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, यहीं पे नहीं, कभी आप समुद्र के इलाके की तरफ चले जाते, समुद्री इलाकों की तरफ, उनको देखना चाहते हैं। तो यात्रा कहीं की भी हो, कोई भी रोमांचक यात्रा हो सकती है, हमारी भी आपकी भी। लेकिन ये जो यात्रा है, ये नेहरू जी की यात्रा है, जो उन्होंने की, और वो कहाँ कहाँ से गए, और उन्होंने क्या क्या नज़ारे देखे, और क्या क्या मुश्किलें आई, इसका वर्णन इस पाठ के माध्यम से है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पाठ एक रोमांचक यात्रा। 1916 में अपने विवाह के पश्चात हमने कुछ महीने कश्मीर में बिताए। अब ये कौन कह रहे हैं? ये नेहरू जी कह रहे हैं कि 1916 में विवाह हुआ उनका, और उसके बाद जो कुछ महीने वो कश्मीर में ही रहे, ठीक है, विवाह के बाद। तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि पहला ही प्रश्न हमारा यहाँ से बन जाता है। पहला ही प्रश्न क्या बनता है कि 1916 में, ठीक है, तो उनका विवाह कब हुआ? 1916 में। 1916 में जब विवाह हुआ, तो उसके बाद वो कहाँ, उन्होंने जो कुछ महीने थे वो कहाँ पर बिताए? कश्मीर में बिताए, ठीक है। मैंने अपने परिवार को तो श्रीनगर की घाटी में छोड़ दिया। अब क्या हुआ? परिवार को उसने श्रीनगर की घाटी में छोड़ा, परंतु मैं अपने चचेरे भाई के साथ कई हफ्तों तक पहाड़ों में घूमता रहा। यानी वो घूमने निकल गए, कई हफ्तों तक वो पहाड़ों में ही घूमते रहे, ठीक है। चचेरे भाई के साथ वो गए थे, और कई हफ्तों तक पहाड़ों में घूमता रहा, और घूमते हुए कहाँ पहुँच गए? लद्दाख तक पहुँच गए। ऐसी यात्रा उन्होंने की शुरू, कि चलो घूमते हैं, ठीक है। पैदल ही यात्रा कर रहे थे, और घूमते घूमते वो कहाँ पहुँच गए? लद्दाख पहुँच गए। और इस यात्रा में मुझे एक दिल दहला देने वाला अनुभव हुआ। दिल दहला देने वाला यानी कि बिल्कुल एकदम घबरा जाना, डर जाना, ऐसा दिल दहला देने वाला उनको क्या हुआ? अनुभव हुआ, यानी एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है। क्या था वो? जोजिला घाटी से आगे सफ़र करते हुए हम एक जगह पहुँचे, ठीक है। मेरे ख्याल से वह मटायन कहलाती थी। हमसे कहा गया था कि अमरनाथ की गुफा यहाँ से सिर्फ 8 मील दूर है, ठीक है। ये कहा गया था उनसे, वहाँ के लोगों ने बताया होगा। यह ठीक था कि बीच में हिम से ढका हुआ एक बड़ा पहाड़ पड़ता था, जिसे पार करना था। लेकिन उससे क्या, 8 मील होते ही क्या है ना। 8 मील कहा तो कोई ज़्यादा नहीं होते, इतना तो हम चल ही लेंगे, उन्होंने सोचा। और एक सिर्फ बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ था, वो पार करना था, ठीक है। तो उन्होंने सोचा तो क्या हो गया, क्योंकि जवान थे ना, जोश था, ठीक है। तो इससे क्या, इतना तो हम चढ़ ही लेंगे, इतना तो हम कर ही लेंगे, ऐसा सोचा उन्होंने। तो यहाँ पर आप क्या अंडरलाइन करेंगे? जोजिला घाटी से आगे सफ़र करते हुए
वो लोग कहाँ पहुँचे थे? कहाँ पहुँचे? वो थे मटायन, ठीक है, मटायन कहलाती थी वो जगह जहाँ पहुँचे। और वहाँ से अमरनाथ की गुफा यहाँ से सिर्फ 8 मील दूर थी, ठीक है। जोजीला घाटी से आगे वो कौन से स्थान पर पहुँचे थे? तो मटायन स्थान पर। वहाँ से अमरनाथ की गुफा कितनी दूर थी? वहाँ से अमरनाथ की गुफा 8 मील दूर थी। देखो बनते जा रहे हैं ना प्रश्न, और उत्तर भी हमको मिलते जा रहे हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या करना था? बीच में केवल क्या हिम हिम यानी बर्फ से ढका हुआ पहाड़, ठीक है, उस पहाड़ को पार करना था। तो ये देखिए, ये नेहरू जी हैं, ठीक है, और किस तरह से ये रस्से में बंधे हुए हैं, सोच रहे हैं कि कैसे हमने ये बर्फीले रास्तों को, पहाड़ों को कैसे पार किया, है ना। हम सभी में जोश खूब था, मैंने कहा था ना जोश, क्योंकि जवान होते हैं तो जोश बहुत होता है, लेकिन होश कम होता है। तो हम सभी में जोश खूब था, किंतु अनुभव नदारद। अनुभव यानी एक्सपीरियंस तो जो था वो बिल्कुल ज़ीरो था, नदारद यानी बिल्कुल गायब, ज़ीरो, ठीक है। हमने अपने डेरे तंबू जो 11,500 फीट की ऊंचाई पर थे छोड़ दिए, ठीक है, क्योंकि अब रास्ते में रुकना भी तो पड़ता है। तो जहाँ जहाँ वो रुक रहे थे, जिन जिन टेंट्स में, तंबुओं में वो रुके, वो 11,500 फीट की ऊंचाई पर थे जो उन्होंने छोड़ दिए थे। अब आगे चल पड़े। हम एक छोटे से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे, ठीक है, छोटे से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। तो रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ यहीं का एक गडरिया था, क्योंकि अब पहाड़ों में रास्ता ऐसे तो भूल जाएंगे। और ये 1916 की बात हो रही है। अब तो आपको पता है अमरनाथ यात्रा के लिए पहले से ही सरकार की ओर से तैयारी की जाती है, और ना खाने की कमी होती है, खाने के भी खूब सारे वहाँ पर लंगर लगे होते हैं, खूब खाने का भी इंतज़ाम होता है, ठहरने की व्यवस्था उचित होती है, रज़ाई कंबल सब कुछ मिलता है, तंबू लगाए जाते हैं। तो पहले से ही सरकार की ओर से व्यवस्था की जाती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। स्वयं अपने बलबूते पर कोई जा सकता था तो चला जाए, और वो जाना भी मुश्किल। अब रेगिस्तान और बर्फीले रास्तों में क्या होता है, अक्सर रास्ता भूल जाया करते हैं। भूलेंगे कैसे? क्योंकि कोई माइलस्टोन तो लगा नहीं होता वहाँ पे। माइलस्टोन आपको पता है, जब हम कहीं जाते हैं तो आप देखते हैं देहरादून 30 किलोमीटर अभी, है ना, इतना लिखा होता है ना। या फिर दिल्ली 100 किलोमीटर दूर रह गया, तो जगह जगह पर माइलस्टोन लगे होते हैं। अब बर्फीले इलाकों में और रेगिस्तानी इलाकों में कैसे लगेंगे? आपको पता है रेगिस्तान में क्या होता है, सैंड ड्यून्स होते हैं, जो रेतीले पहाड़, वो तूफान चलता है, रेत आज से यहाँ से उठकर वहाँ पर वो तो ढक देती है। अच्छा, बर्फीले स्थानों पर बर्फ़ गिरेगी, वो वैसे ही ढक जाएगा। तो कहाँ कौन कहाँ लगाएंगे, तो रास्ता पता नहीं। तो जो वहाँ के लोकल होते हैं और जो गडरिये होते हैं ना, जो देखे भेड़े बकरियाँ चराते हैं, उनको सारे रास्ते पता होते हैं। अभी भी आप देखो, अब इन दिनों वो पहाड़ी इलाकों से क्या आ जाएंगे सारे, वो भेड़ें लेकर अपनी, देखो कितने कितनी इकट्ठी चली होती हैं उनके साथ, वो शॉर्टकट रास्तों से आते हैं, वो इन पहाड़ी रास्तों से आते हैं, और जगह जगह पर रुकते हुए इतने अपने जानवरों के साथ वो चल रहे होते हैं, और पैदल ही चलते हैं, ठीक है, पैदल आते हैं। तो उनको ऐसे ऐसी घाटियाँ, ऐसे ऐसे पहाड़ी रास्ते जो है वो पता होते हैं। तो वहाँ पर उनको रास्ता दिखाने के लिए उनके साथ क्या था, एक गडरिया था। गडरिया, ठीक है, एक जाति जो भेड़ पालती है, ठीक है। हम लोगों ने रस्सियों की सांकल में एक दूसरे को बांध दिया, जैसे ये बांधे हुए ना, ये रस्सियों की सांकल में बांध लिया एक दूसरे को, ठीक है। अब ऐसे ही बंधे हुए हमने कई बर्फीली नदियों को पार किया, बर्फीली नदियों को पार किया। देखो, हमारी मुश्किलें बढ़ती गई तथा सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। सामान उठाने वालों में से कुछ के मुंह से खून निकलने लगा। हालांकि उन पर बहुत बोझ नहीं था। वो कह रहे देखो, क्योंकि जितनी ऊंचाई पर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, ठीक है, और उस कमी के कारण कई बार इस तरह से नाक मुंह से खून भी निकलने लग जाता है, ठीक है। तो जिसको सांस की प्रॉब्लम है या ऐसी समस्या है, तो उनको नहीं जाना चाहिए, है ना, और इतना पैदल नहीं चढ़ना चाहिए पहाड़ी इलाकों में, ठीक है। तो वो कह रहे सामान जिन्होंने उठाया हुआ था, क्योंकि गडरिये थे, उनके साथ रास्ता दिखाने के लिए, तो जिन्होंने सामान उठाया तो उनके
मुंह से खून निकलने लगा। हालांकि उन पर बहुत बोझ नहीं था, ज़्यादा सामान थोड़ी ना था, थोड़ा थोड़ा सामान ही तो था जो उन्होंने उठाया हुआ था। और इधर बर्फ पड़ने लगी और बर्फीली नदियाँ भयानक रूप से रपटीली हो गई। रपटीली हो जाने मतलब तेज चलने वाली होगी और फिसलन भरी, है ना, फिसलने का भी डर, और तेज भी चल रही हैं बर्फीली नदियाँ। और यहाँ पर अब आप क्या करेंगे कि उन्होंने किस तरह से बर्फीली नदियों को पार किया, तो ये अंडरलाइन होगा। हम लोगों ने रस्सियों की सांकल में एक दूसरे को बांध लिया, ऐसे ही बंधे हुए हमने कई बर्फीली नदियों को पार किया। हो गया ना क्वेश्चन एक। और उनकी मुश्किलें क्यों बढ़ने लगी? मुश्किलें इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने लगी। सामान उठाने वालों में से कुछ के मुंह से खून निकलने लगा, हालांकि उन पर बहुत बोझ नहीं था। ठीक है। और अब क्या हो गया, इधर बर्फ पड़ने लगी और नदियाँ भयानक रूप से रपटीली हो गई। ठीक है। तो ये समस्याएं उनको आई। तो आज के लिए इतना ही आप पढ़ेंगे, है ना। और जितने हमने अंडरलाइन किए हैं उन पॉइंट्स को आपने याद रखना है। काफ़ी प्रश्न बनते हैं इसमें से। ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू।